नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज हम फिर करेंगे चिंटू पिंटू वाली सीरीज को और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। निश्चित तौर पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वे सारे मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। आप देखेंगे कि आपसे बच्चों वाले प्रश्न पूछे गए। देखिए, आयोग आपको टीचर बनाना चाहता है या बच्चा बनाना चाहता है। आप देखेंगे कि कैसे चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में बिना किसी और बात। जैसा कि बात करते हैं, इसके पहले हमने क्या किया है कि 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम 15 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न ए है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, किसी ने कहा भैया तुम यहाँ आ जाओ। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया यानी कि अपने रिस्पॉन्स को प्रकट करेगा? पहला ऑप्शन कहता है दृष्टि संवेदना, मतलब देखकर। दूसरी बात करते हैं स्पर्श संवेदना द्वारा, और तीसरी बात करते हैं ध्वनि बोलकर, और चौथी बात करते हैं प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो नए जुड़ते हैं, उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और उनसे कहूंगा कि चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब किसी छात्र से अगर वो पढ़ रहा है और उसका नेम लेकर बुलाया जाता है तो वो अपने अनुक्रिया यानी कि कहने का मतलब अपना रिस्पॉन्स या अपनी संवेदना कैसे प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा, यानी कि बोलकर अपनी बातों को डिस्क्लोज करेगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए कितना चिंटू वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसे चिंटू पिंटू को तो आप आराम से सॉल्व ही कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने सीटेट में पढ़ा हुआ है। जो लोग हमारे यहाँ तैयारी कर चुके होंगे उन्हें तो लग रहा होगा कि ये सारे पिंटू वाले हैं, चिंटू भी नहीं हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से लेकर 8 साल तक पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है जन्म से 2 साल तक, और तीसरा ऑप्शन कहता है 2 से 7 साल तक, और चौथा ऑप्शन कहता है 5 से लेकर 8 साल तक। बड़ा प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए। प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था। 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन ये है निम्न में से क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सी जो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, और तीसरा ऑप्शन कहता है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, और चौथा ऑप्शन कहता है काल्पनिक भयों का अंत। ये थोड़ा सा ही मान के चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन सही कठिन नहीं हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि भविष्य की योजना सूझबूझ ये इससे संबंधित नहीं है, यानी कि इसके विशेषता में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पहला ऑप्शन कहता है पावलोव, दूसरा ऑप्शन कहता है बिने, तीसरा ऑप्शन कहता है चॉम्स्की, चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों मैस्लो। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंटू वाले प्रश्न हैं। चिंटू पिंटू को तुरंत आपको सही कर देना चाहिए। बिल्कुल जैसा कि बात करते हैं भाषा विकास से संबंधित अगर बात करें तो चॉम्स्की महोदय की बात करती हैं, जिन्होंने जनरेटिव ग्रामर के बारे में बताया हुआ है कि बच्चों में कह सकते हैं एक तरीके से जन्मजात भी इन्होंने बताया हुआ है भाषा से संबंधित चीज़ों को, और अनुकरण करके भी बच्चे सीखते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। तो अगर भाषा से रिलेटेड पूछा जाता है तो चॉम्स्की महोदय को आप लगा दीजिए, निश्चित तौर पर आपके प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? पहला ऑप्शन कहता है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन कहता है अधिगम के प्रयास एवं भूल, यहाँ पर अधिगम के प्रयास, प्रयास एवं त्रुटि या भूल की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है संकेत अधिगम, चौथा ऑप्शन कहता है स्थान अधिगम। अच्छा प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? किस शीर्षक से सिद्ध किया है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, यदि हम बात करें तो सीधा और सीधा अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, सीधा थॉर्नडाइक महोदय जुड़ जाते हैं इससे। तो जहां पर भी अगर देखा जाए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत लिखा है, तुरंत लगा दीजिए थॉर्नडाइक महोदय को बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि यही आते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ही आते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। चलिए अब आइए बात करते हैं गिरोह अवस्था की किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोह अवस्था के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है 16 से लेकर 19 वर्ष एवं नैतिकता, दूसरा ऑप्शन कहता है 3 से लेकर 6 वर्ष एवं भाषा, चौथा ऑप्शन कहता है 8 से लेकर 10 वर्ष एवं समाजीकरण, चौथा ऑप्शन कहता है 16 से लेकर 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास काफ़ी छात्र कर रहे हैं, लेकिन वे डर रहे हैं कि कौन सा इसका आंसर मैं लगाऊं जो सही हो जाए। देखिए, अगर आप डर रहे हैं तो डरते रहिए, क्वेश्चन को आप लगाइए, डरिए मत, ठीक है। डरना अभी नहीं है क्योंकि ये सब पेपर में होता है, अभी तो आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है दोस्तों? तो 8 से लेकर 10 वर्ष एवं समाजीकरण। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में कौन सी है। देखिए, जीन पियाजे साहब के बारे में अगर हम बात करें तो इनके सिद्धांत से 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको क्या कर लेना चाहिए कि जीन पियाजे साहब को अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, ठीक है, विजिट करिए, आपको जीन पियाजे जी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया, वहाँ आप देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है कि औपचारिक संक्रियावस्था, दूसरा ऑप्शन कहता है पूर्व संक्रियावस्था, तीसरा ऑप्शन कहता है मूर्त संक्रियावस्था, चौथा ऑप्शन कहता है कि संवेदनात्मक गामक अवस्था। ये तो बिल्कुल मुंगेरी लाल जैसे क्वेश्चन है, आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे चंगू मंगू वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो चिंटू पिंटू चंगू मंगू ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे टीचर नहीं बना रहे हैं बल्कि बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब तुरंत सही दे दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे चिंटू पिंटू से हमें उलझना नहीं है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था को क्या कहा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब देते रहिए और एंजॉय करते रहिए, फटाफट आंसर करिए। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर अधिगम की बात की जा रही है, अधिगम में कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, कौन सा अधिगम से नहीं जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। सोचिए, ये बिल्कुल मुंगेरी लाल वाले क्वेश्चन हैं, हाँ। तो जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप, यानी कि कौन सा अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, आपको ये बताना है, अपने साइकोलॉजिकल माइंड से बता देना है। और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत सही कर देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है वो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से शामिल नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, बल्कि अधिगम की इच्छा, प्रेरणा और रुचि तो शामिल है ही दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताइए फिर, सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। क्या भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आप? सोचिए एक बार, कितना मतलब कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं ना। बहुत सारे छात्र तो सोच रहे होंगे इससे अच्छा आयोग में उनको बैठने से अच्छा हमें बैठा देते तो हम तो बढ़िया प्रश्न बना के दे देते, ठीक है। कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कि गांधी जी
जब मरे थे तो उनको चौथा व्यक्ति कौन था कंधा देने वाला। ऐसे भी प्रश्न ईवीएस में देखने को मिलेगा आप देखेंगे। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब। बिल्कुल सही बात है, इस प्रश्न का जवाब आप देखेंगे तो यही सही होगा। सहायतापरक व्यवहार के बारे में बात करते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार है। चलिए अब आइए बात करते हैं पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में से किसके उदाहरण है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, मान के चलिए हाँ ठीक है। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध, एल्गोरिदम और मानसिक प्रवृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। देखिए मैं भी गलत कर दिया। हाँ जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अन्वेषण तथा साधन के विश्लेषण में क्या होता है? स्वतः है शोध, स्वयं से शोध करने पर अच्छा होता है, इस सही उदाहरण है। चलिए इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है किसने कहा है, बल्कि ये नहीं पूछा गया है कि ये जो वक्र से संबंधित है, सीखने अधिगम में वक्र वाला जो टॉपिक आता है वो किसने दिया है, ये नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर ये पूछा गया है किसने इस कथन को कहा है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन कहता है स्किनर, दूसरा ऑप्शन कहता है रॉस और तीसरा ऑप्शन कहता है एबिंगहॉस और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे यार क्या लगाया जाए, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। वैसे थॉर्नडाइक कहीं ना कहीं लगे होते हैं, इससे संबंधित तो है ही। जब वक्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं अधिगम में वक्र जो आते हैं, थॉर्नडाइक महोदय आते हैं, तो थॉर्नडाइक इसमें दिख नहीं रहे हैं। जब दिख नहीं रहे हैं तो फिर हमें एक काम कर लेना चाहिए, ठीक है, अपना तुक्का वाला दिमाग हम यहाँ लगा देते हैं तो हमारा जीवन संकट से बच जाएगा और हमारा जीवन सही हो जाएगा। हाँ, और हो सकता है मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब देने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन ये है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। जो लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना, उन सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सारे छात्र हमारे चिंटू पिंटू ऐसे प्रश्नों को तुरंत हवा में उड़ा रहे होंगे, ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ अब ये नए जुड़ रहे हैं तो उनके भी आगे चलकर सारे क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे। जैसा कि बात करते हैं प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक महोदय ने 8 नियम दिए हैं, जिसमें से 3 मुख्य 5 गौड़ हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम की तो बात उन्होंने किया ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। जवाब देने में बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर जब भी अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित कोई बात आएगी तो आपको क्या करना होगा, व्यवहार से चीज़ें अगर दिखती हैं तो वहाँ पर आप लगा दीजिए, क्योंकि एडॉप्टेशन और रिस्पॉन्स की बात की जा रही है कहीं ना कहीं। तो जब हम किसी चीज़ के जैसे हम कोई एनवायरनमेंट क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ जुड़ा होता है, व्यवहार ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? भैया इस प्रश्न का गलत जवाब मत दीजिएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बेहतर तरीके से हमने बताया भी हुआ है जो लोग हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं। हाँ, तो अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी बार बार यही कह रहे हैं जो लोग हमारे यहाँ पढ़ चुके होंगे। देखिए ऐसी कोई बातें नहीं है, जो हमने किया हुआ है, जो सत्य है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, मेरा मानना है। बाकी आपका क्या सोचना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो समीपस्थ अनुबंध और नैमित्य अनुबंध और प्राचीन अनुबंध और चिन्ह अनुबंध। अगर कोई छात्र ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, हमारे यहाँ गूगल मीट ऐप पर पढ़ाया जाता है, हमारी खुद की नोट्स होती है,
मैं इस बात की दावा करता हूं कि कोई छात्र मेरी नोट्स को अच्छे से पढ़ लेता है और अच्छे से तैयारी कर लेता है तो उसके 130 प्लस 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता 130 प्लस लाने से। ठीक है, तो अगर कोई छात्र तैयारी करना चाहता है तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है और हमारा नंबर है 8920340192 पर वो हमें व्हाट्सअप करे। 1-2 दिन डेमो क्लास लेकर देखे, अगर क्लास बेहतर लगती है तो ज्वाइन करेगा, क्लास बेहतर नहीं लगती है तो ज्वाइन ना करे। ठीक है, तो जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा नैमित्त अनुबंध का सिद्धांत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। देखिए हमने 15 मिनट में सारे प्रश्न को कर लिया। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो ऐसे में अगर देखा जाए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और अधिगम एक लक्षणमुख प्रक्रिया है। क्या क्वेश्चन है ना, जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा आपसे, नहीं पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है अधिगम से संबंधित एक विशेषता। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अधिगम हमेशा टारगेट वाला होता है ना, टारगेट भैया, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है और अधिगम क्या करती है, प्राणी की वृद्धि करती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करती है अधिगम, तभी तो हम सीखते हैं। और अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है, जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हो जाता है फिर गलत हो जाता है क्योंकि 3 पहले ही सही हो गए। तो आपने देखा कि चिंटू पिंटू वाली सीरीज में हमने आपको 15 इसके पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे, 15 आज करवा दिए और 2018 के क्वेश्चन है भैया, आप देख लीजिएगा 2018 के क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन और उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो हिंदी और एनवायरनमेंट 3 विषय और इंग्लिश अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार जाते जाते कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तब भी आप कमेंट करके जाइए, तब भी आप कमेंट करके जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।